जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोनों एथलीट्स के शरीर बहुत अलग है। हाइट में 7 इंच का अंतर है। हिशाम एल गरूज 5 फीट 9 इंच के हैं, वहीं माइकल फेल्प्स 6 फीट 4 इंच के हैं। फेल्प्स 88 केजीज के हैं और गरूज 58 केजी के। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों एथलीट्स की टांगों की लंबाई यानी इनसीम लेंथ बराबर है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अधिकतर सभी लोग माइकल फेल्प्स को जानते हैं। आप इन्हें अपने समय के सबसे महान एथलीट कह सकते हैं। इन्होंने अपने करियर में 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। दूसरी तरफ एक और ओलंपियन है हिशाम एल गरूज, जो अपने समय के महान रनर माने जाते हैं, जिन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। कई सालों तक इनके 1500 मीटर और 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। फेल्प्स की पीठ लंबी है और पैर छोटे हैं। उनके हाथ यानी विंग स्पैन भी बड़ा है। वे अपनी अपर बॉडी से पानी में ज्यादा पावर पैदा कर सकते हैं और छोटे पैरों के कारण उन्हें पानी में ज्यादा वजन नहीं खींचना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एल गरूज के पैर लंबे हैं और उनका शरीर छोटा है, जिस कारण उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अपर बॉडी का भार नहीं ढोना पड़ता और लंबे पैरों के कारण उन्हें हर मीटर पर कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इन दोनों एथलीट्स का शरीर एकदम अलग है और अपने अपने स्पोर्ट में इन्हें एडवांटेज देता है। एथलीट के बीच ये कंपैरिजन आपको डेविड एपस्टीन की आंखें खोल देने वाली किताब स्पोर्ट जीन में मिलेगा और फिर दोबारा जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में। अगर दोनों एथलीट्स के खेल आपस में बदल दिए जाएं तो क्या होगा? उनके करियर को गंभीर नुकसान होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने में आपका शरीर ही एकमात्र फैक्टर है। इन दोनों एथलीट के पास स्किल्स, माइंडसेट, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी थी, जिस कारण वे बेहद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सके और अपना स्थान बना सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि माइकल फेल्प्स अकेले विचित्र शरीर वाले स्विमर नहीं है। ओलंपिक फाइनल्स में भाग लेने वाले सभी स्विमर्स की एवरेज हाइट 6 फुट 4 इंच है। साथ में सभी के हाथ एवरेज पॉपुलेशन से लंबे हैं। उसी तरह गरूज साहब भी अनोखे नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले रनर्स की एवरेज हाइट 5 फीट 10 इंच है। ये फिल्टरिंग प्रोसेस का कमाल है। वही एथलीट फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं जिनका माइंडसेट, स्ट्रेटेजी, शरीर और स्किल्स सब मिलकर 100% एडवांटेज प्रदान करते हैं। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे सबसे काबिल, सबसे डेडिकेटेड लोग ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए पिछले 30 सालों में टॉप बॉक्सर्स के हाथ लंबे होते जा रहे हैं। चैंपियन जिम्नास्ट की एवरेज हाइट 5 फीट से गिरकर 4 फीट 9 इंच रह गई है, क्योंकि छोटे हाइट से सेंटर ऑफ मास नीचे होता है और बैलेंस बनाने में आसानी होती है। सारे टॉप बैट्समैन और बेसबॉल हिटर्स का दूर का विजन परफेक्ट होता है। कई बेसबॉल हिटर्स तो 40 बाय 20 देख सकते हैं, यानी जो एवरेज पॉपुलेशन को 20 फुट से देखता है वो एक वर्ल्ड चैंपियन बेसबॉल हिटर 40 फीट की दूरी से देख सकता है। एक टॉप बैट्समैन भी बॉलर के हाथ से निकलती हुई बॉल को क्लियरली देख सकता है और उसी समय उसका दिमाग अपने आप शॉट कैलकुलेट कर लेता है। कौन सा शॉट खेलना है ये दिमाग को सिखाने के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन साथ में आपके विजन का परफेक्ट होना भी जरूरी है। आपका अगला सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्या टैलेंट ही सब कुछ है? मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलायर्स में कहते हैं कि हाइट और आईक्यू एक जैसी है। बास्केटबॉल में 7 फीट के ऊपर हाइट आपको कोई एडवांटेज नहीं देती। उसी तरह एक लिमिट के ऊपर आईक्यू भी सफलता में आपकी मदद नहीं करता। आपको जीतने के लिए बाकी चीजें भी चाहिए। दुनिया की सबसे कठिनतम रेस में से एक मानी जाती है यूकॉन क्वेस्ट, जहां आपको -30 डिग्री में 1600 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। डेविड एपस्टीन ने पाया कि जब बाकी पैरामीटर्स लगभग बराबर थे, तब दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति ने विजेता को बाकी सबसे अलग कर दिया। जब भी आप किसी फील्ड में सफलता पाने की कोशिश करते हो, अपना करियर बनाने की कोशिश करते हो, तो आप एक तरह से शर्त लगा रहे हो कि मैं अपनी स्किल्स यानी काबिलियत, वर्क एथिक यानी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजी के दम पर मैदान मार ले जाऊंगा। इसका ये मतलब है कि आपका शरीर, दिमाग और प्राकृतिक क्षमताएं आपके लिए दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि आपका शरीर और आपका टैलेंट आपको सही फील्ड चुनने में मदद करते हैं। आपको वो क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें आपका शरीर और दिमाग आपको बढ़त देता हो। 9 प्रकार की इंटेलिजेंस है। हर किसी में 2-3 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है।
हो सकता है कि आपको साइंस बोरिंग लगती हो, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हो, तो आपको पब्लिक रिलेशंस और मैनेजमेंट में जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सरल रास्ता चुनने के लिए कह रहा हूँ। इसके बिल्कुल उलट है, ये पूरी तरह सही नहीं है। जब आप टैलेंट के हिसाब से शुरू करते हो तो शुरुआत आसान होती है, लेकिन जब आप इम्प्रूव करते जाते हो, स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाते हो, तो जल्द ही ये आसान फील्ड भी कठिन हो जाता है, क्योंकि सीखने के लिए कई चीजें हैं और कंपटीशन तो हर लेवल पर है। लेकिन फिर भी आपके पास बढ़त होती है। उन चीजों के लिए कठिन आदतें बनाना भी आसान हो जाता है जिन चीजों को आपको करने में मजा आता है। जो भी आप सीखो उसमें काम करते करते जितना स्पेशलाइजेशन हासिल कर सको उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा बॉडी बिल्डर एक आर्म रेसलर से ताकतवर होता है, लेकिन एक चैंपियन आर्म रेसलर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को हरा सकता है। मतलब आखिर में सारा खेल टेक्निक और माइंडसेट का है। तो अगला सवाल, हमको कैसे पता चले कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए? 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है फ्लो टेस्ट, जहां आप खुद से झूठ बोल नहीं सकते। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप फ्लो में आ जाते हो, जहां आप अपने आप काम में इतने फोकस्ड हो जाते हो कि आप अपने आसपास की दुनिया भूल जाते हो और आपकी परफॉर्मेंस और खुशी दोनों चरम पर होती है? ऐसा कौन सा काम है जो आप दूसरों से अच्छा करते हो, मतलब एवरेज एफर्ट लगाकर भी टॉप 10% में रहते हो? और तीसरा सवाल है कि क्या इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, मतलब पेट भरने लायक कम से कम ठीक ठाक पैसे कमाए जा सकते हैं? अधिकतर लोग इन तीनों सवालों में समन्वय नहीं बना सकते। कई लोग प्रसिद्धि, ग्लैमर और पैसे के चक्कर में बॉलीवुड जाना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग और शरीर सपोर्ट नहीं करता तो आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज से 20 साल पहले केवल डॉक्टर, इंजीनियर्स और सरकारी अफसर को अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन आज स्पोर्ट कोचिंग, न्यूट्रिशन, डेटा साइंस, ऑनलाइन एजुकेशन, थेरेपी, कंटेंट जैसे कई क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई फील्ड नहीं मिलता जहां आप अपने नेचुरल टैलेंट का फायदा उठाते हुए अच्छा करियर बना सको, तो आपको क्या करना चाहिए? डिल्बर्ट कार्टून्स के क्रिएटर कहते हैं, हर किसी के अंदर कुछ ऐसी काबिलियत होती है जिनकी मदद से वो 2 और ज्यादा क्षेत्रों में टॉप 25% में आ सकता है। स्कॉट एडम्स कहते हैं कि मैं कुछ खास आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरों से अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस जितना नहीं हंसाता, लेकिन मैं एवरेज लोगों के मुकाबले काफी मजेदार हूँ। खास बात यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी और ड्राइंग एक साथ करते हैं। स्कॉट एडम्स का टैलेंट इस्तेमाल करने के पीछे भेड़ चाल न होकर सोची समझी स्ट्रेटेजी है। वे पहले कॉर्पोरेट में काम करते थे। उनको बिजनेस और बड़ी कंपनीज में होने वाले पागलपन और कॉमेडी का अच्छा अनुभव है, जिसका दूसरे कार्टूनिस्ट को कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए स्कॉट एडम्स आज कई बिजनेस न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के लिए कार्टून्स बनाते हैं। समरी कम से कम शब्दों में, टैलेंट इज इक्वल टू चॉइस। आपका शरीर, दिमाग और प्राकृतिक क्षमताएं आपके लिए दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि आपको सही फील्ड चुनने में मदद करते हैं। जब आप करियर चुनते हो तो अपने ऊपर शर्त लगाते हो कि मैं अपनी स्किल्स, वर्क एथिक और स्ट्रैटेजी के दम पर मैदान मार ले जाऊंगा। प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार सही कंपटीशन चुनना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। फ्लो टेस्ट आपको सच बताता है, ऐसा कौन सा काम जो सबको कठिन लगता है पर आपको अच्छा लगता है, जिसे करते हुए आप उसमें पूरी तरह खो जाते हो। अंत में सारा खेल स्पेशलाइजेशन और माइंडसेट का है। अगर आप लगातार इंप्रूव करते हो तो हर आसान फील्ड भी कठिन हो जाता है। एडवांटेज ये है कि वो कठिन आदतें दोहराना भी आसान लगती हैं जो काम आपको करना पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पैशन पर अगला वीडियो देखिए कि ईमानदारी पैशन ढूंढने में कितनी जरूरी है। यह बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।